अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, IMF के साथ पाकिस्तान का नवा रिव्यू अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका है। मुआशी एतबार से गैर यकीनी की सूरत हाल है और ऐसे में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का एक बयान सामने आता है। वो फरमाते हैं कि IMF चाहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बने और फिर मुज़ाकरात करें। पाकिस्तान को बज़ाहिर ब्लैकमेल किया जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ जियो पॉलिटिक्स की जा रही है। तो सवाल ये कि क्या वाकई ऐसा है कि IMF गैर ज़रूरी तौर पर सख्त रवैया अपनाकर कोई साजिश कर रहा है, या पाकिस्तान की भी कोताहियां हैं, जैसे कि वोट लेने के लिए एक पॉपुलिस्ट बजट लाकर एक गलती की गई, और ये भी कि क्या इसहाक़ डार के IMF से मुतालिक सख्त बयानात पाकिस्तान के लिए मजीद सख्ती ला सकते हैं। ये सवाल रखते हैं अपने तजियाकारों की जानिब। ज़फ़र हिलाली साहब, असदुल्लाह खालिद और रियाजुल हक साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाली साहब, बताइए IMF क्यों चाहता है कि हम श्रीलंका बने और किस किस्म की जियो पॉलिटिक्स हो रही है हमारे खिलाफ? पता नहीं, ये मेरे ख्याल में दार साहब को आके एक्सप्लेन करना चाहिए और एक लंबा सा एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। आवाम जानना चाहेगी कि ये क्यों ऐसे बातें कर रहे हैं। देखिए, दो तीन चीज़ें जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। इनके लफ्ज़ को तो छोड़ें, ब्लैकमेल और प्लेइंग जियो पॉलिटिक्स और मैं नहीं परवाह करता IMF, आई डोंट केयर फॉर द IMF, वो सब छोड़ दें फ़िलहाल। एक्शन पे इनके देखें। ये जो एग्रीमेंट है IMF के साथ, ये क्यों एग्रीमेंट ये हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि आप गलत चीज़ें पे पैसे खर्च रहे हैं और इस वक्त आप बैंकरप्ट हो गए हैं। तो ये जो बजट आया है, इसमें आपने क्या सीखा है? आपने ये सीखा है कि 21 बिलियन रुपया, 21 अरब रुपया आप दे दें MNAs को अपने इलेक्शन लड़ने के लिए। ये कोई तरीका, ये कोई अच्छी चीज़ है? आपने कह दिया है कि $1 लाख बाहर से जो भी ले आए कोई सवाल उससे नहीं पूछ सकता। हाँ। माफ़ करिए, क्या आप चाहते हैं एक और लेटर, आज एक और ख़त चाहते हैं आप फाटैफ से? आप फाटैफ को कहना चाहते हैं वापस आप ग्रे लिस्ट पे चले जाएं? आप लोगों के तनख्वाह और पेंशन बढ़ा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, बढ़ा रहे हैं, मगर पैसे हैं बढ़ाने के लिए कि नहीं? IMF पूछ रहा है और जवाब भी दे रहा है कि आपके पास ऐसे पैसे हैं ही नहीं। तो आप हैं क्या, इकोनॉमिस्ट हैं? क्या हैं आप? देखिए, एक और चीज़ की बात बताऊं, एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबिलिटी। जब देखो ये पैसे खर्च रहे हैं कि पाकिस्तानी रुपया तगड़ा हो। अरे यार, पाकिस्तानी रुपया आप पैसे फेंकने से तैयार नहीं होता है, तगड़ा नहीं होता है। आपको समझ जाना चाहिए था आप तक। पाकिस्तानी रुपया उस वक्त तगड़ा होगा जब आपके इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अच्छे हों। Good policies strengthens the economy, और टेम्परिंग विद द एक्सचेंज रेट ऐसे वक्त IMF ने कहा है आपको वेस्टफुल है, और हिस्ट्री भी बताता है वेस्टफुल है, मगर आपको परवाह नहीं है। मगर एक और कमाल की बात आप सोचिए, अब मैंने आपको तो कह दिया है कि दार साहब के जो लफ्ज़ हैं और एक्शंस हैं वो क्यों काबिल एतराज़ ऑब्जेक्टेबल है। अभी ये जो धमकियाँ वमकियाँ से तो हमारा कुछ नहीं हुआ, मगर थोड़ा सा उनको ठंडा कर दो, वो बहुत नाराज़ हो गए हैं। अच्छा। वो बहुत डिस्क्रिमिनेटेड फील करते हैं। ठंडा करना कैसे है ये बताया कुछ हिलाली साहब? हाँ, ये ठंडा ये होगा कि वो कहेंगे एक दो चीज़ें आप वापस ले लें, एक दो चीज़ें हम आपको और भी दे देते हैं। अच्छा। ये कोई गिव एंड टेक के बेसिस पे, वो गिव एंड टेक है क्या? ये एक अफवाह है। नहीं, मैं तो आप खुद गेस करते हैं। अच्छा। वो कहेंगे ये 1 लाख का तो ख़त्म करो और ये सैलरीज कम करो, या ये बिलियन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से 21 बिलियन जो आप MNAs को दे रहे हैं कम कर दें। मगर मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ, ये मुझे एक इत्तला आई है वाशिंगटन से। इट डजंट मीन कि ये कंफर्म्ड है। चलें, लेट्स सी कि क्या इसमें ऑथेंटिसिटी है और किस तरह से आगे अनफोल्ड होती है जाके। असद, अब जिस तरह से वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने हाथ झाड़े हैं, हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई हमने जो करना था, हमसे जो हो सकता था, कड़ी से कड़ी शराइत थी, वो हमने मान ली। अब ये तो IMF है असल में जो होने नहीं देना चाहता, हमें डिफ़ॉल्ट करवाना चाहता है, जियो पॉलिटिक्स कर रहा है। ये वाकई इतना आसान है? देखिए, पहली बात तो ये है कि बड़े अफसोस की बात है जो लोग इसहाक़ डार साहब पर तनकीद कर रहे हैं। इसहाक़ डार साहब ने अपनी सेहत ख़राब कर ली। उन्होंने अपनी सेहत की परवाह किए बगैर दिन रात काम किया है। वो सोते नहीं है, 1 घंटा 2 घंटा सोते हैं। मुझे तो कल शहबाज शरीफ साहब ने यही बताया। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है उस शख्स को जो
इसहाक डार साहब पर तनकीद करेगा, तो वैसे तो उन्होंने हाथ हल्का रखा है, उनको ये कहना चाहिए था, ये भी कह सकते हैं आने वाले दिनों में कि उसको पाकिस्तान में रहने का कोई हक नहीं है जो इसहाक डार पर तनकीद करेगा, बल्कि बगावत के मुकदमे कायम किए जाएंगे उस पर जो इसहाक डार पर तनकीद करेगा। इसहाक डार साहब जो कह रहे हैं उस पर कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। अब आप देखें, ये पुराने जमाने के फार्मूले लगा रहे हैं कि जी डरा के आप अपने माशी मसाइल को हल करें, अमेरिका को डराएं कि भाई अगर तुमने हमारी मदद ना की और IMF के थ्रू जो है वो हमारा पैकेज रिवाइव ना करवाया तो फिर देखो हमारे पास चीन की ऑप्शन बचेगी, फिर देखना चीन जो है वो हम पर असर और रसूख उसका बढ़ जाएगा, फिर ना हमसे शिकवा करना। तो इस वक्त अमेरिका को इस बात की जर्रा बराबर परवाह नहीं है कि चीन का असर रसूख पाकिस्तान में बढ़ जाएगा, क्योंकि चीन को खुद पाकिस्तान की परवाह नहीं लगती इस वक्त। एक देखें, जेब से आपने $1 अरब मांग रहे थे, उन्होंने कहा पहले पिछला $1 अरब वापस करो, फिर अगला $1 अरब आप लेंगे, ये आपने किया। और फिर एक मुसलसल झूठ बोला जा रहा है। आप शहबाज शरीफ साहब मुसलसल कह रहे हैं कि जी हमने शराइत पूरी कर दी है और हमारा जो रिव्यू है वो हो जाएगा, 9th रिव्यू, और हमारा पैकेज बहाल हो जाएगा। अब जो आज की ताज़ा खबर है वो ये है कि 26 तारीख तक IMF का जो बोर्ड मीटिंग है उसमें पाकिस्तान का जिक्र जो है वो उसमें शेड्यूल में शामिल ही नहीं है पाकिस्तान। और 26 के बाद ये एक पैकेज एक्सपायर होने में फ़कत 4 दिन बचेंगे, 4 दिन। अब उस 4 दिन में क्या हो जाएंगे, और अगर 4 दिन में वो होना है तो ये 26 तारीख वाले जो शेड्यूल है उसमें पाकिस्तान का मीटिंग में शेड्यूल में शामिल ही नहीं है। इसका मतलब है कि ये नहीं होने जा रहा। और इसहाक डार साहब और हुकूमत शायद चाहती भी यही है कि IMF का प्रोग्राम रिवाइव ना हो। ये ऊपर से दिखाते हैं कि हम आपकी शराइत पूरी कर रहे हैं, दरअसल शराइत पूरी नहीं कर रहे, क्योंकि वो पूरी एक फहरिस्त हमारे सामने है जो IMF ने दी हुई है। ठीक है, राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है वाकई वो ये नहीं करना चाहते? नून लीग की जो गवर्नमेंट है, जो वजीर ख़जाना है, वो नहीं चाहते कि IMF प्रोग्राम रिवाइव हो, और क्यों नहीं चाहते वो ये? देखिए, मैं पहले भी एक दफ़ा कह चुका हूँ कि जो मौजूदा हुकूमत है, अगरचे वो खाते तो उनके मिफ्ता के डालती हैं कि उन्होंने कहा था जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा और देखे नहीं किया, तो ये खुद इन्होंने एक शुरू की थी प्रोपेगेंडा कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, कभी इधर से कहलवा दिया कभी उधर से कहलवा दिया, और फिर इसहाक डार साहब आते थे, सवाल ही पैदा नहीं होता, ये सब झूठ बोल रहे हैं, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। तो ये ड्रामा लगाया हुआ था उन्होंने, बेसिकली 2 बंदे कहते थे डिफ़ॉल्ट हो रहा है, वो गुड कॉप बैड कॉप वाली सूरत हाल उन्होंने बनाई हुई थी। देखिए, असल मसला बुनियादी तौर पे ये है कि आपके यहाँ पिछले दौरे हुकूमत में हफीज़ शेख साहब थे वज़ीर ख़जाना, उसके बाद आपके शौकत तरीन साहब आए, फिर मिफ्ता इस्माइल आए, सब ने IMF से प्रोग्राम किए, डील की। शौकत तरीन साहब के बारे में कहा जाता है उन्होंने कुछ चीज़ें फॉलो नहीं की थी, इसके बावजूद मिफ्ता साहब कामयाब हुए उसको करने में। इसहाक डार साहब को क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों नहीं कर पाए? इसका मतलब यह है कि ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, रादर ही इज़ द प्रॉब्लम। अच्छा, उनकी वजह से उनके साबिक जो तारीख है उनकी एज फाइनेंस मिनिस्टर, जो IMF के साथ जो जिस किस्म की बातें करते थे, कमिटमेंट करते थे, उसके बाद जिस तरह फिर बाद में उनको आंखें दिखाते थे, तो अभी तो उन्होंने पहले से ही दिखानी शुरू कर दी, तो उसकी वजह से IMF को प्रॉब्लम है, यकीनन है। और जो इकनॉमिक सिचुएशन ओवरऑल जो पाकिस्तान में इन्होंने पैदा कर दी है, जिसमें आपके जो डॉलर आने थे एक्सपोर्ट से, जो रिमिटेंसेस के ज़रिए आने थे, जो और वेल्थ क्रिएशन के जितने भी चीज़ें थी, वो तकरीबन अब ना होने के बराबर रह गई हैं। आपके इतनी तेज़ी से रिमिटेंसेस गिरी हैं, आपकी एक्सपोर्ट गिर गई है, तो वो जो इनकमिंग आपकी अमाउंट है जो फॉरेन करेंसी में आनी होती है, वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो उसका नुकसान ये होगा कि अगर आपने साल में $25 अरब पे करने हैं, आपकी इनकमिंग फॉरेन करेंसी अगर नहीं है तो आप वो पे नहीं कर सकते। अगर उसको पे करते हैं तो जिनके लिए वो आ रही है उनको आपने पाकिस्तानी करेंसी छाप के पे करना है, वो आपकी इन्फ्लेशन कहीं से कहीं लेके चली जाएगी। तो ये बुनियादी तौर पे उन्होंने जो नुस्खा इख्तियार किया हुआ है, वो मुझे बड़ा मज़ेदार लतीफ़ा एक छोटा सा याद आ गया। एक साहब ने $1000 किसी दोस्त से उधार लिया, 1 महीने बाद वापस कर दूंगा, तो वापस नहीं कर सके, 1 महीने बाद दूसरे दोस्त से $1000 लेके पहले वाले को वापस कर दिया। 3-4 महीने करने के बाद उनके दोनों की दावत की और उनको कहा कि यार महीने के बाद $1000 चेंज कर लिया करो, मुझे क्यों तकलीफ देते हो तुम। तो ये इस तरह चीन से अरब दे के इधर दे दिया, उधर से लेके इधर दे दिया, तो ये बराह रास्त उनको क्या आपस में चेंज कर ले को पाकिस्तान के इंटरनली पाकिस्तान को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जब तक सही पॉलिसियाँ नहीं बनाएंगे, सही चेंजेस नहीं लाएंगे, तो आप कहाँ से, जब आप पैसा ही नहीं इकट्ठा कर सकते, ना आप एक्सपोर्ट बढ़ा के आप पैसा ले सकते हैं, पैसा जनरेट नहीं कर पा रहे ना, पाकिस्तान के अंदर एक्टिविटी नहीं हो रही। आपने
जी एग्जैक्टली जो अब आपने देख लिया, आपने कोई 4-5 दिन नेट बंद किया, आपने डॉलर टर्म में कितना नुकसान उठाया, आपने कितना बड़ा इंटरनेट सर्विस पर ISP वाली जितनी कंपनी थी उनको, लोगों को, बच्चे जो काम कर रहे थे उनको कितना नुकसान हुआ उसका। तो आपकी पॉलिसीज इस किस्म की हैं जो नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है आपकी मैशत को। जी बिल्कुल ऐसी है। रियाज साहब, जब बजट पेश किया गया था तो तमाम ही मुआशी माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक थे कि ये बजट IMF के लिए नाकाबिल कबूल होगा, तो आपको लगता है कि इस पॉपुलिस्ट बजट ने IMF को मजीद दूर कर दिया है और ये साजिशें और जियो पॉलिटिक्स की बात बस एवं ही है? इस वक्त जो सारा कुछ चल रहा है, कुछ घंटे कबल जो है डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ चीज़ों की वजाहत भी की, लेकिन और जो कल जो कुछ हुआ, जो शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो मीडिया टॉक की, जो कन्वेंशन से खिताब किया सारा कुछ, और उससे पहले उन्होंने बाकायदा तौर पे मीटिंग की, और वो ये चाहते हैं कि जो कुछ भी हो जाए हमारा IMF से जो मामलात हैं वो बहाल हो जाएं, क्योंकि हमारी किटी में, हमारे कोफर्स में उतने पैसे ही नहीं हैं। ठीक है। अब दूसरी जो बात है वो ये है कि अब शहबाज शरीफ साहब ने कल डार साहब से मिले बगैर तमाम फाइनेंस डिवीज़न के लोगों से ब्रीफिंग ली बाकायदा तौर पे, और IMF वालों को एक किस्म का ग्रीन सिग्नल दिया कि हम सब चीज़ों के लिए जो आपने हमें 3-4 चीज़ें बताई हैं कि टैक्स जो नेट है उसको ब्रॉडन करना है, टैक्स जो एमनेस्टी स्कीम जो आपने बजट में दी है उसके हवाले से हम नज़रसानी करेंगे, और जो तीसरा है लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है, और दूसरी जो चीज़ें हैं एक्सटर्नल जो फाइनेंसिंग वाला इशू है उसको हम एड्रेस करेंगे। तो वो तो बड़ी क्लियर बात कर रहे हैं शहबाज साहब और उनका बड़ा, लेकिन डार साहब ब्लोइंग होल्ड एंड जो कोल्ड एंड हॉट जो कर रहे हैं, कभी इधर की कभी उधर की पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं, लोगों को बताते हैं कि जनाब, इससे पहले उन्होंने सेनेट में एक तकरीर में करते हुए कहा था कि कौन होता है हमें बाहर से बताने वाला कि हमारा कौन सा मिसाइल प्रोग्राम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये सब आवाम की कंजम्पशन के लिए कि ये देखें हम तो लड़ रहे हैं, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, जियो पॉलिटिक्स हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सऊदी अरेबिया और चाइना को जो है मुश्किल में डाल रहे हैं, इसका मतलब जो रीजनल ममालिक हैं वो भी शामिल है आपके खिलाफ साजिश में। तो आप अपने लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं, चाइना थोड़ी बहुत अगर आपकी मदद कर रहा है तो वो भी जो है वो करने पे नहीं रहेगा अगर आप इस तरह के इल्ज़ामात लगाएंगे। तो क्लियरली शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं, जो यहाँ पे और उनके जो ग्रुप है सारा, वो चाहते हैं कि IMF के साथ मामलात हों, इदारे भी ये चाहते हैं। आप IMF को कन्फ्यूज़ कर रहे हैं और आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप एट द कॉस्ट ऑफ अपने मुल्क की जो नेशनल इंटरेस्ट है और इकॉनमी है उसको आपने स्टेक पे लगाया हुआ है। और इसके अलावा मज़ीद इतने ज़्यादा फिगर्स और चीज़ें हैं कि वो हम इस पर एक घंटा और बात कर सकते हैं। तो टैक्स ब्रॉडनिंग की तो ये सूरत हाल है। आखिरी पॉइंट कि जो अशफाक तोला का जो कमीशन था उसने ये बताया कि 22% जो टैक्स है, 75% जो पाकिस्तानियों का जो इनकम टैक्स है वो 14,000 लोगों ने दिया। अच्छा। और 76 लाख जो टैक्स जो फाइलर्स हैं वो पाकिस्तान में जो FBR के साथ रजिस्टर्ड। तो ये तो हमारी हालत है कि जो फाइलर्स हैं जो रजिस्टर्ड है FBR के साथ, उनसे हम टैक्स ले नहीं सकते और बातें हम करते हैं दाएं बाएं की। और जब हमें IMF कुछ कहता है हम उसे कहते हैं कि ये पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है और साजिश हो रही है और हम उनकी डिक्टेशन नहीं लेंगे। तो ये बदकिस्मती है कि हमारे लीडर्स जो है वो इस तरह के मामलात को सियासत की नज़र करते हैं। और आज इसहाक डार साहब ने तो ये कह दिया कि हम IMF के बगैर भी अपने मामलात को चला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो कॉन्फिडेंस चेक करें आप। लेकिन देखिए ना, वो बता नहीं रहे ना असद, वो बता नहीं रहे कि कैसे चलाएंगे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात जो IMF करती है, प्लान क्या, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, इस हवाले से कुछ नहीं बताते। नाज़रीन, एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। सेनेट में इंतखाबी एक्ट तरमीमी बिल 2023 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है, जिसके तहत इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सदर मुमलिकत से वापस ले लिया गया है। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख देने के मामले में बाइख्तियार कर दिया गया है। अब इस बिल की सबसे अहम बात यह है कि इसके ज़रिए ताहयात नाअहली का बाब बंद कर दिया गया है। बिल के मतन के मुताबिक आइन में जिस जुर्म की सज़ा की मुद्दत का तयन नहीं किया गया है उसमें नाअहली 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी। मुतल्लिका शख्स कौमी या सूबाई असम्बली का रुकन बनने का अहल होगा। तो सवाल ये है कि क्या इस तरमीम के बाद नवाज शरीफ के आइंदा इंतखाबात में शिरकत की राह हमवार हो जाएगी? ये सवाल अपने तजियाकारों के सामने रखते हैं। हिलाली साहब, क्या राय है आपकी? देखिए, सीधी सादी बात यह है कि क्या दो इंसान को बेनिफिट करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो कभी पहले चैलेंज नहीं हुआ है, आप उसको चैलेंज करेंगे इसलिए कि नवाज शरीफ और क्या तरीन
इनको वापस लाने के लिए आप एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो नायल करता है इसको नवाज शरीफ को, आप यू आर गोइंग टू चैलेंज इट, तो इसके माने नेशनल असेंबली जो है ये एक सुप्रीम कोर्ट, एक और सुप्रीम कोर्ट बन गया है। माने सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली नेशनल असेंबली है, जो वो फैसला करें आप उसको एक कानून पास, एक लेजिस्लेशन पास करके ख़त्म कर दें। ये कैसे हो सकता है भाई? व्हाट काइंड ऑफ अ सिचुएशन इज दिस? वो तो सुप्रीम कोर्ट तो उनके पास पावर्स हैं, सुओ मोटो लेके इसको रिवर्स करते हैं। मैं तो एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये लोग कहते हैं नहीं नहीं देखिए 5 साल ये ठीक नहीं था, आखिर 5 साल, माफ़ करिए ये 5 साल के लिए नहीं था, इट वॉज अनलिमिटेड। इन अदर वर्ड्स कि एक प्राइम मिनिस्टर जब पकड़ा जाता है और कन्विक्ट हो जाता है उसको सेकंड चांस नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल सही। और ये आप मुझे बताएं कि किस और मुल्क में होता है ये कि आप एक प्राइम मिनिस्टर को टैक्स चोरी करने की इजाजत है वंस, ठीक है, एक दफे MNAs को चोरी करने का है, एक दफे 5 साल के बाद चोरी करे, खत्म हुआ है, कोई मनी ट्रेल कुछ नहीं, और फिर वापस आ जाए। मिसाल के तौर पे अब आप उसको भी प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर को भी नॉन इलेक्टेड बना दे, और जब एक सीट वेकेंट हुआ उसको कहे हाँ यार इलेक्शन लड़ लो, तुम्हें जिता देंगे, तुम PM बन गए। ये है आप लोगों का सिस्टम। हाय गॉड, बिल्कुल ठीक है। व्हाट इज दिस यार, खुदा के लिए गेट अ ग्रिप। असद, अब जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो ये कह रहे हैं कि जो आइन की शेख 62 के तहत किसी शख्स को उम्र भर के लिए नाअहल करार देने की जो बात थी तो वो अरकान पार्लियामेंट से ज़्यादती होगी। आपको लगता है ये वाकई ज़्यादती के ज़ुमरे में आता था? और जो सेकंड चांस वाली बात की है हिलाली साहब ने, क्या कोई भी कन्विक्ट ये डिज़र्व करता है कि सेकंड चांस उसे दिया जाए? आप क्या कह रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन की का इख्तियार दिया गया है कि अब सदर की बजाय इलेक्शन कमीशन खुद इलेक्शन की तारीख दे सकता है, ये बहस दरअसल सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई थी उस वक्त जब सदर साहब की तरफ से जो अप्रैल के आखिरी हफ्ते की तारीख दी गई थी इलेक्शन कराने के लिए, उसकी तारीख को खुद ब खुद सुप्रीम कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ने बढ़ाकर 8 अक्टूबर तारीख दे दी थी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आ गया। सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहुत लंबी चौड़ी बहस हुई, 2-3 दिन तक बहस होती रही, कानून के हवाले दिए जाते रहे और उसमें बताया जाता रहा कि इलेक्शन कमीशन के पास खुद भी इख्तियार है कि वो अपने शेड्यूल में तब्दीली कर सकता है। फिर इस बात पर बहस हुई थी कि क्या तारीख तब्दील करना शेड्यूल का हिस्सा है या तारीख तब्दील करना एक अलग चीज़ है। तो सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची थी कि इलेक्शन कमीशन के पास सिर्फ शेड्यूल में तब्दीली का इख्तियार है, जो इलेक्शन की तारीख देना होता है ये शेड्यूल का हिस्सा नहीं होता, जबकि इलेक्शन कमीशन कहता है कि नहीं ये शेड्यूल ही का हिस्सा होता है तारीख देना। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया था और 14 मई की तारीख दे दी थी। वो अलग बात है कि वो फिर उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सका, लेकिन तब से हुकूमत के जहन में यह था कि नहीं, ये तो इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन तारीख दे। इसके लिए माजी की मिसालें भी दी गई थी कि जी इलेक्शन कमीशन माजी में भी खुद ब खुद तारीख दे चुका है, लेकिन वो उस सूरत में हुआ था कि जब मुद्दत मुकम्मल हो जाती है असम्बलियों की, यानी यहाँ पर तो मामला ये था कि असम्बलियाँ कबल अज़ वक्त तोड़ दी गई थी। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ये समझती थी कि नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट की इस बात को रद्द करने के लिए इलेक्शन कमीशन को वाज़े तौर पर इख्तियार दिया गया है कि सदर से मुशावरत की जरूरत नहीं है, अब इलेक्शन कमीशन दे सकता है। कल को अगर सदर अपना आ जाएगा उन लोगों का जिनकी हुकूमत भी नीचे होगी और अपना सदर होगा, तो शायद वो फिर ये इख्तियार दोबारा सदर को दे दें कि जी अब हम यहाँ पर सिक्योर हो जाएंगे। तो ये एक बेसिकली पिंग पोंग है कि अगर आपके पास सदर अपना है तो सदर को इख्तियार दे दो, और अगर इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपना है तो चीफ इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दो। तो ये तो एक खिलवाड़ की सूरत में हमारे सामने आता है। दूसरी बात जो नवाज शरीफ साहब की आपने की है, देखिए 5 साल की नाअहली की जो मुद्दत है इसमें बिल्कुल नवाज शरीफ साहब को फायदा होने जा रहा है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि अब उनकी 5 साल तो वो गुजार चुके हैं। लेकिन असल मसला उनका यह है, अगर ये सब इतना अच्छा है तो फिर जावेद लतीफ़ साहब एड़ियाँ उठा के चिल्ला क्यों रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि जाओ और नवाज शरीफ को मना कर लाओ, तरला करो, मिन्नतें करके उसको लेकर आओ अगर पाकिस्तान चलाना है तो। वो क्यों ऐसा कह रहे हैं? हालांकि अगर तो ये कानून बना दिया है तो रास्ता तो क्लियर हो गया है।
तो असल में उनका मामला जो है उनका लटका हुआ है, जिसमें उनको 10 साल की सजा हुई है, कन्विक्शन हो चुकी है। उनकी वापसी इस वजह से नहीं हो रही, वो वापस आने से इसलिए रिलक्टेंट नहीं है कि वो नाअहल है। भाई आ तो सकते हैं, नाअहल है तो भी नाअहल शख्स भी आ सकता है। जहांगीर तनीसा भी तो मुल्क में रहते हैं। वो बुनियादी तौर पर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उनका केस चल रहा है, और केस उनका जो है जिसमें उनकी सजा हो चुकी है, वो कन्विक्टेड है। लेकिन बहरहाल उनकी होप्स ये हैं कि चूंकि मरियम बीबी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया है तो इनको भी मिल जाएगा। लेकिन वो एश्योरेंस चाहते हैं पहले कि मुझे बताया जाए कि मुझे एक भी दिन जेल नहीं जाना पड़ेगा तो मैं वापस आऊंगा। बुनियादी मसला यहाँ पर अटका हुआ है। बुनियादी मसला ये। हिलाली साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी, जल्दी से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो 5 साल का डिस्क्वालिफिकेशन है रामीन, ये है आफ्टर सर्विंग द सेंटेंस। पहले तो 8 साल का सजा मिला है ना इनको, ठीक है, जो भी है। हाँ। ये 8 साल पहले सर्व करो और उसके बाद 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन होता है। जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स नौकरी एक और नहीं कर सकते हैं रिटायरमेंट के बाद। असद कुछ बताना चाह रहे हैं? अच्छा जी असद। हाँ जरूर बताएं। मैं सिर्फ ये कह रहा था हिलाल साहब कि उसमें वो मेंशन हुआ हुआ है कि जी जिस दिन सजा हुई है उस दिन से 5 साल इन्होंने रखा है। बुनियादी तौर पर वो इतने सादा नहीं है जिन्होंने कानून बनाया है, इसलिए उन्होंने उसको मेंशन कर दिया कि जी आपने जिस दिन सजा हुई है उससे 5 दिन, यानी 5 साल, वरना तो छोड़ते तो फिर तो दोबारा मसला हो जाता। रौकरी साहब, आपको लगता है कि इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई है उसका फायदा होगा नवाज शरीफ को, या जैसे हिलाली साहब कह रहे हैं कि भाई पहले तो उनको अपनी सजा पूरी करनी पड़ेगी? देखिए, जो बुनियादी तौर पे ये अमेंडमेंट की गई है कि तो उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए गई है, और तो कोई उसकी पर्पस नहीं है। जैसे पर्सन स्पेसिफिक की हम बात कर रहे हैं कि पर्सन स्पेसिफिक लॉ है, तो और बहुत सी ग्राउंड पे चैलेंज भी हो सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया, सुप्रीम कोर्ट जब तय कर दिया कि जो सादिक और अमीन नहीं है वो लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई होएगा। सिर्फ नवाज शरीफ साहब नहीं हुए, जहांगीर तरीन साहब भी हुए हैं उसके तहत। बुनियादी तौर पे मैं असूली तौर पे ये 62 और 63 जो है, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। ये कोई जिस तरह की इसमें चीज़ें दी गई हैं उसमें तो आप इसको पॉलिटिकली यूज़ किया जाता है, बल्कि मिस यूज़ किया जाता है। उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि आप डिस्क्वालीफाई करना चाहें लोगों को, लाइफ टाइम के लिए करना चाहें, 5 साल के लिए करना चाहें, जब चाहें उनको आप कर सकते हैं। मतलब हम सिर्फ 62(1)(f) की बात करते हैं। आप डी को पढ़ें, डी में है जी उसकी जो अमूमी शोहरत है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब मुझे बताएं, जो पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं उनके खिलाफ जायज़ नाजायज़ इतने केस बने हैं, उनकी शोहरत इतनी ख़राब कर दी गई है, मैं नहीं कहता ख़राब है, लेकिन इतनी कर दी गई है कि वो डी पे क्वालिफाई नहीं करते। फिर ई पे आ जाएं, ई 62(1)(e) जो 1E जो है उसमें है कि जी उनको इस्लामी शायर का माकूल हद तक पता होना चाहिए, इस्लामी तालीमात का, और इस्लामी शायर को बाकायदगी से वो फॉलो करते हो। अब इसमें हम फिर किसी के शक नहीं करते, ना अकायद पे ना उसके एक्ट पे, लेकिन आप इसमें लपेट सकते हैं किसी को भी, सही बात, किसी को भी लपेट सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये जो की गई हैं इसकी, और फिर ये हुआ ये है कि ये भी जो हुआ है जब 62 और 63 लाई गई ज़िया उल हक के दौर में, उसके बाद 18th अमेंडमेंट आई। भाई आपके पास आपने रातों रात इतनी तरामीम कर ली, आपने 63 में जो अमेंडमेंट की थी 12 मिनट में एक हाउस से हुई थी, 12 मिनट में दूसरे हाउस से हुई थी, तो आप इसको ख़त्म क्यों नहीं कर दिया आपने, जब आपको पता था कि इसके क्या क्या रिपरकशंस हैं इसकी? नहीं ख़त्म किया इसलिए कि सियासी मुखालफिन को उससे रगड़ा देना है। हर बंदा इसी ताक में होता है किस तरह किसी को रगड़ा दिया जाए। बुनियादी खामी ये है कि जो हमारा निज़ाम एहतसाब है और जो अदालती निज़ाम है वो काम प्रॉपर नहीं कर रहा। अगर वो प्रॉपर काम कर रहा हो तो ये हर रोज़ नई उसके मिसदाक के जहाँ पंक्चर वहाँ दुकान, तो ये इस तरह से जो रोज़ कहीं यहाँ से नाकानून नुकसान पहुँचा रहा है ये इसको अमेंड कर दो, यहाँ से नुकसान पहुँचा रहा है इसको अमेंड कर दो, यहाँ से नैब से मसला आ रहा है इसको चेंज कर दो। तो ये पंचर और दुकान वाला मसला जो है ना, ये नहीं चलना चाहिए था। अगर आपका एहतसाबी निज़ाम ठीक हो, आपका अदालती निज़ाम ठीक हो, और इंडिविजुअल्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये बार बार जो कोशिश होती है, ये मेरा नहीं ख्याल गवर्नमेंट सस्टेन करेगा। सही बात है। रामीन, अगर आप इजाज़त दें और रियाज साहब भी इजाज़त दें तो मैं 2 लाइनें सिर्फ वो पढ़ दूँ जो हिलाली साहब के लिए और आपके व्यूअर्स के लिए इस बिल में से, जिसमें लिखा हुआ है कि क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 62 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 years फ्रॉम द डिक्लेरेशन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। हिलाली साहब, from the declaration by the court of law in that regard, and such declaration shall be subject to the process of law। जिस दिन कोर्ट ने फैसला दिया है उस दिन से 5 साल पूरे होंगे, ये इसमें मेंशन कर दिया उन्होंने। डिस्कशन आपने सुनी, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।